बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस वक्त हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 में आज एक गूंजदार आवाज़ आई। ये सब डरते क्यों हैं? और जब कोई बोलता है तो आगे से गुस्सा भी किया जाता है। बहुत अहम केस है ये फैज़ाबाद धरना केस, जो कि हम पहले भी कह रहे थे। काजी साहब का अगर पहला इम्तिहान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला बिल है जिसको कल अदम करा देने की दरख्वास्त है, दूसरा सबसे बड़ा इम्तिहान जिसकी प्रोडिक्शन फैसल वापडा साहब ने की थी कि काजी साहब आएंगे तो ये केस तो आएगा, वो लग गया। समाअत थी आज उसकी। क्या कुछ हुआ कमरा अदालत में, और काजी साहब ने किसको कहा था ये सब डरते क्यों हैं, और फिर डांट भी पिलाई है उन्होंने। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बड़ा अहम केस जैसा कि आपने बताया, और इस केस के समाअत से मुकर्रर होने से कई रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर और मेंबर कौमी असम्बली फैसल वापडा जो मुनहरफ हो गए और मुख्तदर हलकों से जा मिले, पार्टी सर छोड़ दी। उनकी मर्जी है ना, सर अब ना अपनी डायरेक्शन खुद सेट। सर अब ना करें ना। आपको पता है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सुने? स्टोरी प्रेस स्टोरी कॉन्फ्रेंस की थी, स्टोरी क्या प्रेस करनी कॉन्फ्रेंस की थी। सर, फिर बहस और हो और जाएगी, उस लोग प्रेस बुरा और मानते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप के बोथ बाद करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेनिफिट क्या मिला था उन्हें? इधर से नाहली खत्म हुई नैली खत्म हुई थी ना। जी। बस फिर यही बात है ना सर। अच्छा, उन्होंने ना एक दावा किया था, यही जो आपने बताया कि फैजाबाद धरना केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगा, और फिर समाअत के लिए मुकर्रर भी हुआ। तो देखें, फिर चीज़ें यहीं से जब वो आगाज़ से ही मतनाज़ा बनना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप एंड तक जो मर्जी कहते फिरें, फिर वो चीज़ें मतनाज़ा ही रहेंगी। सही। और काजी साहब जब से आए हैं बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो अब चीज़ें जिस तरीके से बड़े मिस्टीरियस वे से अब रूनुमा हो रही हैं, तो उसके ऊपर अब सवालात भी खड़े हो रहे हैं। उसके ऊपर अब उंगलियां भी उठाई जाएंगी जब फैसले आएंगे, और उससे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो अपना किरदार है वो भी मतनाज़ा होगा। और अभी कल भी हमने रात को इसी हवाले से एक बात की थी। तो अब ये केस समाअत के लिए तो मुकर्रर हो गया। केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ISI की दरख्वास्त थी, वो इलेक्शन कमीशन, पैमरा, इन फ्री कैन, आईबी की IB की भी, जी 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 माजरत, वो IB का नाम मेरे से जहन से निकल गया। ये 5 दरख्वास्त गुजार थे जी। जिन्होंने आज अदालत में वो पेश हुए, और उन्होंने कहा कि हम अपनी नजरसानी दरखास्तों के ऊपर समाअत नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं चाहते, हम अपनी सही। नजरसानी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से भ्रमी का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि जब हमारा फैसला 2019 में आया था, तो उस वक्त आप लोग कहते थे कि अदालती फैसले के अंदर नकाइस मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, जो दीगर फ्री कैन थे उन्होंने भी इसके ऊपर उंगलियां उठाई और कहा कि यह नकाइस से भरपूर है, इसमें खामियां हैं, फलाना ये वो। अब जब 4.5 साल से ज़ायद अरसा ये बनता है, हमने इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया है, तो अब आप लोग कहते हैं जी कि हम इस अदालती फैसले को तस्लीम करते हैं और हम नजरसानी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। तो क्या अब अदालती फैसले के अंदर वो तमाम जो सुकम या वो खामियां थी, कोताहियाँ, कमियां कोताहियाँ थी, वो क्या अब सारी ख़त्म हो गई हैं? तो ये किसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीफ जस्टिस की बात दुरुस्त भी है। तो यहाँ से फिर एक नई चीज़ सामने आई कि भाई आपको उस वक्त किसी ने हुक्म दिया था कि आप ये नजरसानी दरखास्तें दायर करें, और अब आपको फिर किसी ने अचानक हुक्म दिया और आप सब लोग भागते चले हैं और कह रहे हैं जी कि अदालती फैसला बिल्कुल ठीक है, हम अपनी नजरसानी दरखास्तें वापस लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक बड़ा एक समझे कि इवेंट था जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से भरमी का इजहार किया गया। फिर उसमें एक और जो चीज़ इसमें चीफ जस्टिस ने रिलेट की, वो थी, आपको याद है कि 12 मई 2007 का कराची के जी। अंदर जो कत्लेआम हुआ था। सारा दिन हमने टीवी के ऊपर देखा कि किस तरीके से वहाँ चीफ सड़कों के जस्टिस ऊपर, एयरपोर्ट पे बंद थे एयरपोर्ट पूरे। पे उनको महसूर कर दिया गया। वो उस वक्त वकला तहरीक चल रही थी, और वो कराची में सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करने के ये लिए गए यहाँ थे। डी चौक के मुशर्रफ साहब ने जलसा किया था जी जिसमें जी, उन्होंने वो तारीखी मुक्का मुक्का लहराया था। लहराया था, और उसी मुक्के के बाद से आप जी, देखें कि देख लिया मुशर्रफ साहब अवाम की का, ताकत। जी जी, तो उसी मुक्के के बाद से मुशर्रफ साहब का जवाल शुरू हुआ, और जवाल ऐसा शुरू हुआ कि फिर उनको एक बंद कमरे में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और अब उनकी कब्र का भी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि उनकी कब्र कहाँ पे है। तो जब आप जो निज़ाम में कुदरत है, अवाम का जो मैंडेट है, जब आप उसकी तौहीन करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर जब कुदरत अपना बदला लेने पे आती है, तो वो फिर बड़े अजीब व गरीब तरीके से होता है। और उसका वो, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि वो शख्स जिसने मुक्के लहराए थे और अपनी ताकत का इजहार किया था,
वो फिर एक बंद कमरे में 2-3 फौजी थे जिन्होंने उसके ताबूत को सल्यूट मारा था और उसको कहीं दफन कर दिया गया। आज तक उसका कोई काजी अंदाजा भी साहब नहीं ने है। कहा ये सब डरते क्यों है? मैं उसी तरफ आ रहा था, वो जिक्र जो कर रहे थे ना, वो उसमें फिर ये 12 मई वाला वाकया है। उन्होंने कहा कि 12 मई वाले वाकये से भी हमने कुछ नहीं सीखा। उसके बाद फैजाबाद धरना हुआ, उसमें से उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। फिर उसके बाद भी कुछ वाकयात हुए, मौलाना साहब जैसे कि यहाँ पे आके बैठ गए थे। 16 जी जी, नहीं वो पहले जब धरना दिया था नवंबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बाहर गए थे। तो ये वो चीज़ें थी, कुछ इवेंट्स थे। फिर आप वो टीएलपी का लाहौर में देखें, जिसमें तकरीबन कोई 10 के 20 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए थे और उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई थी। तो ये कुछ इवेंट्स थे जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का जो उनके रिमार्क्स थे, वो ऑब्जर्वेशंस थी, वो बड़ी टू द पॉइंट थी। और बार बार उन्होंने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। वो कुरानी आयात का हवाला दे के कहते रहे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में हुक्म देता है, सच बोलो, सच बोलने वालों के साथ खड़े रहो, उनके साथ दो। तो वो शायद मजहबी तरीके से भी जो दरख्वास्त गुजार थे उनको ब्लैकमेल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको वो तरगीब ज़रूर दे रहे थे कि आप लोग सच बोलें, डरे नहीं। कौन है जिसने आपको कहा है कि आप अपनी दरख्वास्तें वापस ले लें? अब देखिए ना कि पैमरा ने अब दरख्वास्त वापस ली है। अब कहते हैं जी कि हमें फैसले में कोई सुकम नज़र नहीं आता। आपको याद है ना, उस दिन सारे चैनल भी बंद कर दिए थे पैमरा ने। जी जी, चैनल बंद कर दिए थे। इवन के सिर्फ 1-2 चैनल्स के ऊपर उनकी ट्रांसमिशन आती थी, जिसमें शायद 92 था, जिनकी डीएसएनजी भी उस वक्त वहाँ फैजाबाद धरने में खड़ी रहती थी। बंद कर दिए थे ना पैमरा ने, जी जी साइड से बंद कर जी जी, तो वो इश्यूज तो थे ना उस वक्त, और वो इश्यूज अगर उस वक्त उनको एड्रेस कर दिया जाता, उनके ऊपर अमल दरामद अदालती फैसले पर हो जाता, तो फिर उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद थी। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए, बल्कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त इसमें उन्हें दायर करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इस वक्त पीटीआई रियासती जबर का शिकार है, हमारे कारकुनों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, अदालतों में पेश नहीं किया जाता। जी जी, उनके बारे में भी अब इतलात है कि उनको भी उठा लिया गया है। और अब देखें ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी टारगेट किया जा रहा है, और आइन और कानून का हिसाब किताब तो यहाँ पे कुछ है कोई नहीं। अब साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे, तो वो भी इस हवाले से मैं उनको मजबूर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो बेबस ज़रूर थे। और अगर वो कुछ करना चाहते तो कम से कम अपना फैसला ही दे जाते। कोई ऐसा बेबस थी, हाई कोर्ट बेबस थी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो इस वजह से बेबस थी क्योंकि सुप्रीम बेबस नहीं थी। सर सुने ना, सुने अगर सुप्रीम सर मेरी बात सुने ना। अब मसला ये है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के सरबराह हैं, पाकिस्तान की अदलिया के, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। तो जब चीफ जस्टिस साहब एक फैसला देते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। उसमें कुछ जजेस जो है वो चीफ जस्टिस साहब, जो उस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल थे, उनको पसंद नहीं करते, या कुछ भी उनकी वजूहत है। उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को खुद कमज़ोर किया। चीफ जस्टिस कमज़ोर हुए तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत थी वो कमज़ोर हुई, और उस ताकत की कमज़ोरी जब हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद न करवा सकी। जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और बैक फुट पे गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बिल्कुल ये 15 मई को यहाँ पे जलसा हुआ, जजेस को बुरा भला कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी। और ये जो कमजोरी थी, ये जो समझे कि जो दबाव था जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था, ये फिर नीचे तक शिफ्ट हुआ। उसमें हाई कोर्ट्स भी आ गई, उसमें लोअर कोर्ट्स भी आ गई, और फिर जिस तरीके से अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की गई वो अब हमारे सामने ऑन द रिकॉर्ड चीजें। क्या देख रहे हैं आज की समाअत के बाद, क्या फैजाबाद धरना केस का जो फैसला आया था उस पर अमल दरामद होगा? देखें, अटॉर्नी जनरल ने तो आज अदालत को यही यकीन दहानी करवाई है कि हम इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल तो कुछ बताना भी चाहते थे अदालत को कि इसके ऊपर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उनको बताने से रोक दिया। अब देखना यह है कि 27 अक्टूबर, अब शायद वो अभी इस मरहले पे कोई इंफॉर्मेशन वो पब्लिक नहीं करना चाहते, या क्या वजह है कि पहले अदालत खुद इसको शायद इन चैम्बर इन चीज़ों को देखेगी, इनका जायज़ा लेगी। और सब 27 अक्टूबर को अदालत ने कहा है कि आप अपना तमाम फ़रीक़ैन बशमूल वफाक पाकिस्तान वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। तो जब ये तमाम फ़रीक़ैन के तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा होंगे तो फिर उसमें देखा जाएगा कि इसके आगे क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि चीफ जस्टिस साहब इंतज़ार कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई दरख्वास्त गुजार आगे बढ़े और सच बोले और इस बात की निशानदेही करे
कि 2019 में किसके कहने पर ये तमाम नज़रसानी दरख्वास्तें दायर हुई थी और अब किसके कहने पर ये वापस ली जा रही हैं, क्योंकि जो दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं उसमें बज़ाहिर कोई ऐसी वजूहात नहीं बताई गई कि ये वापस क्यों ली जा रही हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि हमने अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया। फैसला काजी साहब ने लिखा था। जी जी, फैसला अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और उस वक्त जज थे, 2 रुकनी बेंच था। फैसले में लिखा था वो कोई भूल चुके हैं, किस किस का नाम लिखा था? नहीं, बिल्कुल उनको याद है, यकीनन याद होगा। उन्होंने खुद फैसला केस की समाअत से पहले तमाम तर कार्रवाई और उस वक्त जो अदालती रिकॉर्ड था उसका जायजा भी लिया होगा, अदालती फैसला भी पढ़ा होगा, नज़रसानी दरखास्तें भी तमाम पढ़ी होंगी कि किस किस फरीक की जानिब से क्या क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। तो अब देखना यह है कि जिन खुफिया इदारों का उस वक्त किरदार सामने आया था, क्या उन खुफिया इदारों ने अपने जो एहलकार या अफसरान थे जिनके ऊपर मुबैना तौर पर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आता है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? तो बज़ाहिर तो अब नज़र यही आता है। अब देखें, एक और अहम बात जो हमने देखी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो मुआहदा उस वक्त हुआ था 2017 में टीएलपी और हुकूमत के दरमियान, उस मुआहदे को भी रिकॉर्ड पर लेके आए। अब जब वो मुआहदा रिकॉर्ड पर आएगा तो फिर देखा जाएगा कि उस मुआहदे के ऊपर किस किस के दस्तखत थे। तो उस मुआहदे के ऊपर साबिक जो DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उस वक्त वो DGC थे, इंटरनल विंग के सरबराह थे, तो उनके भी दस्तखत हैं बवसातत जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखें कि कुर्रा किसके नाम निकलता है, कार्रवाई का आगाज़ कहाँ से होता है। चीफ जस्टिस साहब अगर वो जुर्रत कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी वजह से शायद दीगर लोग भी थोड़ी बहुत हिम्मत पकड़ें और पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो एजेंसियों का किरदार है इसके दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद किए जा सके। क्योंकि अब तो उमर चीमा साहब का एक वीलॉग सामने आया है जिसमें उनकी जानिब से कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने हल्फ नहीं उठाया था शायद अभी, तो उस वक्त उनके साथ रईसुल जासूस की एक मुलाकात हुई थी। तो अब तो ये सारी चीज़ें बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड हैं। अब देखना ये है कि मामला तगड़े होंगे, उनका पीर भी तगड़ा होगा। जी जी, अब देखें ना, अब जिनके पास जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके पास इस्टेब्लिशमेंट की अंदर की खबरें आ रही होती हैं। अल्लाह जाने कि ऐसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोगों को कौन ताउन करता है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो फिर ताउन करना भी मेरे ख्याल में वो इदारे के साथ तो गद्दारी करना तो मेरे ख्याल में संगीन लफ्ज़ है। लेकिन आप इतने सख्त लफ्ज़ ना बोलें। जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद ये सख्त लफ्ज़ होगा, मेरे ज़हन में अभी कोई इसका मुतबादिल नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अब उनके पास खबरें तो आ रही हैं। बैठ के सोचें इसका मुतबादल क्या होता है। जी जी, मैं डिक्शनरी ज़रूर देखूंगा सर। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।